Hello friends, today we will cover constitutional design of class 9th. सो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जहाँ पे रूलर जो है वो इलेक्शंस के ज़रिए लोगों के द्वारा जीत के सामने आता है. Constitution of a country is set of written rules that are accepted by all peoples living together in a country. कॉन्स्टिट्यूशन एक कंट्री का एक ऐसा रिटर्न सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि लोगों के द्वारा वहाँ के रहने वाले हर एक सिटीज़न के द्वारा अपनाए जाते हैं. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को समझें तो हम सबको पता है कि वहाँ पे अपार्थीड सिस्टम था. अपार्थीड के बारे में डिटेल हमने आगे मेंशन कर रखा है. तो साउथ अफ्रीका में 1964 में नेल्सन मंडेला and his 7 leaders sent to jail for 28 years at Robben Island for his activities. इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं. पहले तो साउथ अफ्रीका में 1964 में नेल्सन मंडेला एंड उसके 7 और फ्रेंड्स जो थे, मेंबर्स थे, उनको जेल भेज दिया गया था. कितने सालों के लिए? 28 के लिए. कहाँ पे भेजा गया था? रॉबन आइलैंड में. क्यों भेजा गया था? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़, वो जो उस अपार्थीड सिस्टम को अपोज कर रहे थे, उस अपोजिशन से डर के, घबरा के उस टाइम की गवर्नमेंट ने उन्हें जेल कर दी थी. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थीड. अपार्थीड के अगेंस्ट स्ट्रगल कैसे शुरू हुआ? स्ट्रगल स्टार्टिंग से तो वहाँ पे नहीं पाया जा रहा था, पर जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे, वैसे ही 70th और 80th सेंचुरी के बीच में कुछ बिजनेस करने के लिए कंपनीज आई थी यूरोप से साउथ अफ्रीका पर. यहाँ पे आके उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्जा कर लिया. वाइट हैव मोर फैसिलिटी दैन ब्लैक. और उसके बाद में वाइट पीपल्स जो थे उनके पास ब्लैक से कहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिली हुई थी. कलर्ड पीपल एंड ब्लैक पीपल स्टार्टेड अपोजिंग फ्रॉम ईयर 1950 एंड दे जॉइंट ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. कलर्ड पीपल यहाँ पे इंडियंस को बोला गया. इंडियन पीपल्स और ब्लैक पीपल्स ने आपस में मिल के इस अपार्थीय सिस्टम का अपोज करना शुरू कर दिया 1950 में, और इन्होंने ज्वाइन कर लिया ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को. इवन सम वाइट ऑल्सो, इवन कुछ वाइट जो थे उन्होंने भी इसे ज्वाइन कर लिया था. ड्यू टू दिस वाइट अफ्रेड. अब जब इन लोगों की आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी शुरू हो गई, रेवोल्यूशन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो उसके कारण से जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी वो घबरा गई. उनको लगा कि अब जोर ज़बरदस्ती तो इनके ऊपर रहा नहीं जा सकता. सो 26 अप्रैल 1994 गवर्नमेंट अबॉलिश्ड अपार्थीड. 26 अप्रैल 1994 में गवर्नमेंट ने अपार्थीड सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया. मेड अ कलर गवर्नमेंट, मेड अ कोएलिशन गवर्नमेंट एंड अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जहाँ पे सारे इक्वल थे. दैट मीन्स कि यहाँ पे वाइट पीपल्स को भी राइट्स दिए गए थे. और ये सब हुआ था नेल्सन मंडेला के जेल से निकलने के 2 साल बाद. आफ्टर 2 years, यानी 2 साल के बाद क्या हुआ था? डिस्कशन ए यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन मेड. अब 2 साल तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हुई, और डिस्कशन के बाद में क्या हुआ कि एक यूनिक सा कॉन्स्टिट्यूशन बना. नेल्सन मंडेला उस टाइम के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के. देन ऑन इवन कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक रोल मॉडल के रूप में देखा जाने लगा, जबकि जब वो बना था 1994 में तो वो एक मजाक का विषय था कि हाँ, जिन्होंने उनके ऊपर राज किया है उसको भी यहाँ पे राइट्स दे रखे हैं. लेकिन वो किसी टाइम पे एक रोल मॉडल के रूप में आया कि बाकी की कंट्रीज़ भी उस तरह का बनाना चाह रही थी मॉडल. वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? अब हम बार बार पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या होती है? किसी भी कंट्री को रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए होते हैं चलाने के लिए. लाइक अगर हम समझें हमें कोई गेम भी खेलनी है तो गेम्स के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, और रूल्स ब्रेक करना फाउल जो माना जाता है. रूल्स जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं ताकि उसे कोई चेंज या ब्रेक ना कर सके. तो वैसे ही कंट्री को चलाने के लिए जो रूल्स होते हैं वो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अपने फीचर्स होते हैं. इट जनरेटेड डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. सबसे पहले तो अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग तरह के लोगों को एक साथ में रहने के लिए आपस में ट्रस्ट चाहिए. अब अगर वाइट भी ट्रस्ट ना करते
कि ब्लैक उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, या ब्लैक को ये होता कि वाइट पीपल कहीं फिर से हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले, तो कैसे ये फीचर काम करता है। इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होती है। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूट, हु विल कंस्टिट्यूट, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अब ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाई कर देता है कि गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी, कौन कौन किस तरह के रूल्स को कर सकता है, कौन कौन से रूल्स चलेंगे। It lays down limits on power of government and tells us what the right of citizen are. Even ये गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है और बताती है कि लोगों के पास किस तरह के राइट्स होंगे। एंड ये फोर्थ फीचर है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इवन ये एक चीज़ एक्सप्रेस करती है कि कैसे एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, एक गुड सोसाइटी बनाने के लिए लोगों के बीच इसे एक्सप्रेस किया जाएगा। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरह ही इंडिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया था। बहुत सारा उन्हें भी स्ट्रगल फेस करना पड़ा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 और मेंबर्स जो थे उन्होंने मिल के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, जिसे कि बाद में मॉडिफाई करके एज अ प्रियम्बल अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे फर्स्ट पेज पे दे रखा है। इन 1937 प्रोविजनल असेंबली मेड 1937 में प्रोविजनल असेंबली बनी और इसमें इंडिया के भी कई सारे मेंबर्स इलेक्ट होके गए और उन्होंने वहाँ पे उस असेंबली के बीच में बहुत कुछ सीखा। और इस चीज़ों को जो इन्होंने सीखा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ तो उन्होंने इनको वहाँ पे अप्लाई किया। They inspired from French and Russian Revolution and rights from USA। अब अगर बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में उन्हें कहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन रेवोल्यूशन का लिबर्टी के लिए काफ़ी इम्पैक्ट था इसके ऊपर। उसके अलावा राइट्स के लिए उन्होंने यूएसए को देखा। दैट मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को इकट्ठे करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से जो चीज़ें अच्छी लगी उस चीज़ों को उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये तो है नहीं कि कोई एक सिंगल पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा, इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु गॉट इलेक्टेड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इलेक्शंस के ज़रिए यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जुलाई 1946 इलेक्शंस हेल्ड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सबसे पहले जुलाई 1946 में ये इलेक्शंस हुए थे ताकि एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन सके जो कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फर्स्ट मीटिंग जो थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी और इस मीटिंग के बाद ही पार्टीशन हो गया था। दैट मीन्स इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए थे। उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स थे 299। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, बट ये अप्लाई हुआ था 26 जन 1950 में। गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गाइड मतलब किसने इसको गाइड किया था? रोल ऑफ महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी उस टाइम के काफ़ी बड़े फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम फाइटर में काउंट होते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उनका कोई नेम नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे। हाँ, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कि टोटली इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी से। इवन महात्मा गांधी ने अपने एक न्यूज़पेपर यंग इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड के बारे में, उसके बनने के बारे में कि कैसा होना चाहिए, एक आर्टिकल भी लिखा हुआ है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 में उन्होंने एक स्पीच डिलीवर की थी और उस स्पीच में उन्होंने भी इस चीज़ को मेंशन किया था कि किसी देश को रन करने के लिए संविधान कितना ज़रूरी है। प्रियम्बल हम सबको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन पोर्शन या बेसिक स्ट्रक्चर अगर कभी क्लैश हो जाता है किसी के बीच में तो उस टाइम में प्रियम्बल की हेल्प ली जाती है। प्रियम्बल के बीच में कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और उन अमेंडमेंट्स के साथ में कुछ नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं। अभी अमेंडमेंट क्या होती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होती है? अगर आप लोगों ने कॉपी बनाई है, कॉपी में मिस्टेक की है, तो टीचर उसे सर्कल करके उसे करेक्ट करने का काम करता है। बिल्कुल वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो पार्लियामेंट में वो डिस्कस करके चेंजेस किए जा सकते हैं और उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है। अब उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर में थे
जिससे कि ड्राफ्टिंग कमेटी वाज मेड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे बी आर अम्बेडकर। और हमने स्टार्टिंग की थी कि अपार्थाइड सिस्टम पाया जा रहा था साउथ अफ्रीका में, जिसके कारण से नेल्सन मंडेला ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो अपार्थाइड सिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल एक्सप्रेशंस ऑपरेशंस के ऊपर है। द रेशियल ऑपरेशंस यानी कि रंग के नाम पे जो भेदभाव होता है, ये एग्जिस्ट कर रहा था कहाँ? साउथ अफ्रीका में, साउथ वेस्ट अफ्रीका में 1948 में, और लगभग 1990 तक ये चला भी था। ये सिस्टम डिनाई करता था कि नॉन वाइट जो है साउथ अफ्रीकन, वो उन बेसिक ह्यूमंस साउथ अफ्रीकन जो है उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं थे, जैसे कि राइट टू वोट नहीं था, अपनी कंट्री के लिए वो डिसीजन मेकिंग में नहीं जा सकते थे। तो अपार्थाइड मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके ज़रिए वहीं के नेटिव लैंड के पीपल्स जो थे उनको कम समझा जाता था, इन्फीरियर समझा जाता था। और ये सिस्टम कहाँ पाया जा रहा था? साउथ अफ्रीका में। सो होपफुली नोट्स में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है एंड आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो थैंक यू।